हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोग का क्लास 9th का एनुअल एग्जाम हुआ है, यानी वार्षिक परीक्षा हुआ है 2026 वाला, जिसमें गणित यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर हमारे पास आ चुका है। जिसमें जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि 100 को जो है इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था और आप लोगों को बनाना इसमें कोई 50 प्रश्न ही था। तो संभवतः आप लोगों ने 50 क्वेश्चन का आंसर सही देने का प्रयास जरूर किया होगा। तो यहाँ पर हम आपको 100 प्रश्न का आंसर बताएंगे पूरा डिटेल्स में, ताकि आप आसानी से मिला पाए कि कितना सही आप लोग कर पाए हैं। और अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो यहाँ पर आप सीख भी सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर जो है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर आपको चिन्हित करना था। देख सकते हैं 50 गुना 1 यानी कि 50 अंक आपको मिलते। तो पहला सवाल पर हम बात करते हैं। एक एक सवाल को हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपको अभी थोड़ा सा सवाल संख्या नहीं दिख रहा होगा। आप छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, ये सवाल, पहला सवाल जो आप लोग के सामने था कि विषम संख्याओं का व्यापक रूप क्या होता है, कि जहां n क्या है तो प्राकृत संख्या है। मतलब इस चारों में से ऑप्शन कौन सा है जो विषम संख्या को इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अगर 3n है तो 3 गुने 1 लिखेंगे तो 3 तो आ जाएगा। जैसे ही 2 रखेंगे n का मान तो ये 3 दूना 6 आ जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये सम और विषम का ये तो होगा नहीं, ठीक है। और n+1 में n का मान अगर 1 रखे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, जो कि सम है, विषम तो है नहीं। 5n है तो 5 गुने 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 गुने 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10, जो कि सम नहीं है। और पहला यही आपका ऑप्शन सही है, पहला नंबर। इसलिए क्योंकि 2n-1 कहने का मतलब n का मान अगर 1 रखे तो 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 -1, 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा। तो ये विषम संख्या का रूप होता है। सम संख्या का रूप कोई पूछे तो ये होता है 2n, ठीक है। यहाँ पर विषम संख्या का पूछ रहा था, इसीलिए आपका पहला आंसर ही सही था। निम्नलिखित में दूसरा सवाल देखिए, कौन परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब होता है जो रूट से बाहर निकल जाए। तो 144 का 12 होता है, 151 का नहीं निकलेगा, 500 का नहीं निकलेगा, 21 का भी नहीं निकलेगा। तो परिमेय है, यानी पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट था। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इस बार जो रूट से बाहर न निकले। देखिए, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 400 का 20 होता है, 169 का 13 आएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चौथा सवाल था, यदि P और Q परिमेय संख्या है जहां R के मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक संख्या। ये फॉर्मूला आपसे पूछ रहा था। R के पावर P बटा R के पावर Q क्या होगा, था R के पावर P - Q हो जाएगा, क्योंकि आधार समान भाग में रहता है तो पावर घट जाता है। तो कौन सा मारेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। सवाल नंबर 5 देखिए, 0.18 पर रैकरिंग है। तो इसका मतलब तो आपको डायरेक्ट बताए थे भी कि 2 अंक है तो 18 बटे नीचा में आ जाएगा 99। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 9 18 और 11 9 99, यानी 2/11 इसका आंसर अगर आप मारे हैं तो सही है। 6 नंबर का रहा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, ये होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 7 नंबर का रहता है, 1/√3 + √2 के हर का परिमेयकरण का मान क्या है। मतलब इसमें हर का परिमेयकरण अगर आप करेंगे तो √3 + √2 गुना करेंगे किससे, √3 - √2 से। आप चाहे तो इसको पूरा भी बना सकते हैं, या ये वाला मान आप दे सकते हैं, ठीक है। अब गुना भी करेंगे तो ऊपर में √3 - √2 रह जाएगा, और नीचा में भी आपको वही चीज़ लिखना होता है, ठीक है। ऐसे करके तो a + b × a - b लगाएंगे भी तो √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, नीचा में हो जाएगा √3 का स्क्वायर सीधा 3 -2 तो 1 आ जाएगा। ऊपर में जो बचेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 8 में कह रहा था, a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है, जहाँ की a + √b और a - √b है। तो a + b × a - b लगा सकते हैं, तो a² माइनस में b², b के जगह रूट है तो इसलिए रूट का स्क्वायर हो जाएगा। a² रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, है ना। तो ये वाला आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। 9 नंबर में है, 4 के पावर 2 उस पर होल पावर 1/2 है। तो पावर से पावर ये तो गुना हो जाएगा, मतलब कट जाता है 2 से 2, तो यानी 4 के पावर 1 कहने का मतलब 4 ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 में कह रहा है, 7 के पावर -3 है और 11 के पावर -3 है, तो पावर सेम है तो इसलिए इसको गुना कर सकते हैं ऐसे, 7 × 11 होल पावर -3 लिख सकते हैं। तो 11 7 77 के पावर -3, यानी पहला आंसर आपका करेक्ट था। 11 में कह रहा है, इतना का घात क्या होगा, तो घात होता है सबसे ज़्यादा पावर, तो 3 है तो इसलिए इसका घात जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 में कह रहा है, बहुपद इतना का x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक मतलब x के साथ में कितना है, 4 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
13 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद कहने का मतलब रूट में ना होना चाहिए, जैसे यहाँ देख लीजिए रूट एक्स है तो नहीं होगा, यहाँ भी रूट एक्स है, ये बटा में भी आ गया, तो ये सब बहुपद जो है वह नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुपद है कौन, तो पहला आंसर आपका करेक्ट था। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद इस बार नहीं है, ठीक है नहीं नहीं है, तो ये तो बहुपद है। अब ये देखिए रूट में है तो यही तो नहीं है और ये सब है, ठीक, तो ये कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में अगर आप टिक किए हैं तो आपका सही होगा। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर घात 1 है, इस पर घात 2 है, इस पर घात 2 है, इस पर घात 2 है, तो रैखिक मतलब 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात मतलब पावर में 2 होना चाहिए, तो इसमें पावर 2 है, पहला आंसर ही करेक्ट है। इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। 17 में कह रहा है पी एक्स का मान अगर इतना है तो पी 1 यानी एक्स की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 1 माइनस में 2। अभी देख जोड़ जाड़ करेंगे इसको तो 1 प्लस 6 प्लस 9 माइनस 2, 9 6 15 16 में से 2 घटेगा था 14 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद जी एक्स बराबर इतना के शून्यक है। तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर बराबर -4 इधर आके +4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 आया, तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, एक का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए +1 और -1 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 19 में कह रहा है एक्स बराबर -2 पर बहुपद इतना का मान, तो यानी एक्स की जगह पे माइनस में 2 आपको रख देना है, तो 4 गुने -2 प्लस में 4 रहेगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, बीच वाला गुना करेंगे तो -8 4 दूनी 8 प्लस में 4 रहेगा, ये 4 4 8, 8 में से 8 घटेगा तो 0 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 में कह रहा है पी एक्स का मान इतना है पी -x, तो सबसे पहले हम आपको बता दें x की जगह -x लगा देना है, तो -x और -5 है सो वो रहेगा, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस, और उसके बाद पी एक्स का मान तो ये सेम उतार देना है x -5। अब देख सकते हैं x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और -5 कितना होता है -10, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। 21 में कह रहा है 20 के पावर 0 का मान 1 होता है, 40 के पावर 0 भी 1 होगा, 60 के पावर 0 भी 1 होगा, तो 1 से 1 तो कट ही जाएगा, एक आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 में कह रहा है √4 का घात, तो देखिए √4 कहने का मतलब सीधा 2 है, और 2 पर घात कितना है 1 है, तो आंसर में आपको ऑप्शन नंबर ए मारना है, न कि 4 पर पावर ऐसा नहीं कर दीजिएगा 4 के पावर 1 हटा दो, ठीक। √4 है इसका मतलब आखिर में रियल में क्या है 2 है, 2 का घात पूछ रहा है। 23 में कह रहा है जी वाई इतना दिया है तो शून्य क्या होगा, तो शून्य के लिए क्या करते हैं 0 के बराबर, तो एक बार आप क्या करिएगा y-2 जब 0 के बराबर होगा तो y बराबर 2 हो जाएगा, और फिर आप y-3 बराबर 0 करिएगा तो इससे भी y बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा, यानी 2 और 3 आपका आंसर आएगा, पहला आंसर है आपका करेक्ट है, ठीक है। 23 के बाद 24 नंबर देखेंगे, दिख रहा है पूरा सवाल, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, दिख रहा है, ठीक है। देखिए 61 के पावर 2 है और -60 के पावर 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एक a प्लस बी इंटू में a माइनस बी आप ऐसे लिख सकते हैं। 60 और 61 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 121, और इसका मान 1, क्योंकि घटाएंगे तो 121 ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 में करा बहुपद इतना का शून्य के लिए क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं, तो 6x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो इससे आएगा 6x बराबर -5, यानी x बराबर आ जाएगा -5/6, -5/6 पहला आंसर ही आपका करेक्ट था। 26 में कर इतना में को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि शेषफल प्रमेय से इसको 0 करके x के मान कितना आया -1, अब इसमें आप -1 रख दीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा, तो -1 के पावर 11 + 11, -1 को अगर हम 11 बार लिखे भी तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या है, प्लस में 11 रहेगा, 11 में से 1 घटेगा तो 10, ऑप्शन नंबर सी। 27 में कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो k का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है गुना आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको तोड़ेंगे आप राइट साइड को तोड़ दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2ab प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस में 9, अब इसको और इसको तुलना कर देना है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर थोड़ा सा कलर करके चेंज करके देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर टकरा रहा है, यहाँ पर kx है और यहाँ पे 6x है, तो k की जगह आप समझ सकते हैं कि क्या होगा 6, क्योंकि 9 से 9 टकरा ही रहा है, तो k के मान क्या होना चाहिए 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना था, ये बात। 28 में कर इतना का एक गुणनखंड अगर y + 2 है तो b का मान क्या होगा, तो देखिए गुणनखंड मतलब ये शून्य का अगर हम निकाले इसको 0 के बराबर करके तो y का मान -2, यानी कि इसमें हम -2 रखें तो ये 0 के बराबर आएगा, तो यहाँ रख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 4b गुने -2 -12 बराबर क्या होगा 0। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 माइनस में 8b माइनस में 12
बराबर के बाद 0। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 में से 12 तो माइनस में 8 माइनस में 8b बराबर 0। अब -8 8b को इधर ले जाएंगे तो प्लस ही कटेगा तो b का मान माइनस में 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 29 में कह रहा है a माइनस ए बट्टा ए है बराबर 3 है, तो ई प्लस वाला, तो ये तो ट्रिक भी आपको बताए थे कि माइनस या प्लस वाला पूछे तो बस स्क्वायर करके जोड़ देना है, नहीं तो चलिए इसको पहले हम वर्ग ही कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में होता है b का स्क्वायर, इस तरह से बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ए स्क्वायर ये a से कट जाएगा तो माइनस में 2 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर आएगा बराबर 9। हमें पूछ रहा है क्या, वो ए स्क्वायर प्लस में 1 बाई ए स्क्वायर एक तरफ और माइनस 2 जो है राइट साइड भेज दीजिएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। 9 2 कितना होगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर पहला। 30 में क्या कर रहा है देखिए, सवाल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। 30 में करा निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक 2 है, तो देखिए इसमें किसको बनाएंगे कि इसका आंसर 2 आएगा, तो इसको तो आप समझ सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें आपका x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ये तो x प्लस 2 तो माइनस 2 आएगा, इसी से आपका बन जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको x इंटू एक्स माइनस 2 करके, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा मान माइनस 2 और 1 प्लस 2 तो 2 वाला आएगा, इसलिए ऑप्शन डी मारेंगे। 31 का इसको फैक्टर करना है, 21 है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस में 7 या 21 होता है, तो 7y माइनस में 3y प्लस में 21 रहेगा, क्योंकि 7 3 10 हो जाएगा, तो y कॉमन तो y माइनस 7, 3 कॉमन तो y माइनस 7, यानी y माइनस 7 और ये वो हो जाएगा y माइनस 3, उलट के बोल सकते हैं, पहला आंसर इसका करेक्ट था। 32 में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, तो आप चाहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab साथ में ये वाला है, तो ये तो माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 33 में कह रहा है इसको गुना करना है, तो गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर ए से गुना करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, फिर माइनस बी से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स और माइनस में ए बी आएगा। अभी चाहे तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी और माइनस में ए बी। अब इसी को उलट पुलट देख लीजिए, ये पहला आंसर ही आपका करेक्ट है, ठीक है। 34 में कह रहा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब आप तोड़ेंगे तो ए क्यूब होता है, ठीक है, माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में होता है 3ab स्क्वायर और माइनस में बी क्यूब, ठीक है। तो आंसर में कौन सा मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट दिख रहा है। 35 में कह रहा है a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। 36 में कह रहा है किस चतुर्थांश में, तो देखिए चतुर्थांश आपको याद होगा, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये है पहले माइनस, उसके बाद है प्लस, माइनस प्लस किस में होता है, दूसरा में, इसलिए आप कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। 37 में कह रहा है मूल बिंदु के नियामक, तो ये बीच में जो होता है वो 0,0 होता है मूल बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर डी। 38 में x बराबर -12 का आलेख एक सरल रेखा होगा, तो देखिए सबसे पहले आलेख खींचते हैं, तो -12 कहाँ होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस, इधर होता है x डैश, तो मान लीजिए x बराबर -12 तो लेफ्ट में मिलेगा ये वाला, आपका मान लीजिए कि x बराबर -12 है, जो कि किसके समांतर आपको दिखेगा, तो y अक्ष के समानांतर दिखेगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। 39 में कह रहा है समीकरण इतना के आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में किस बिंदु पर काटता है, तो सबसे पहले क्या करें, 12 से आप भाग दे दीजिए, तो 3x/12 प्लस में 2y/12 बराबर हो जाएगा 12/12 1, क्योंकि हम दोनों तरफ 12 से भाग दे दीजिए, ये कटेगा तो 3 चौके 12 और ये कटेगा तो 2 छक 12, ठीक है, यानी आ गया x/4 y/6 बराबर 1, यानी x एक्सिस पर पॉइंट आया 4,0 और y एक्सिस पर आया 0,6, तो y एक्सिस पर आपसे पूछ रहा था ना, देख लीजिए y एक्सिस पर तो 0,6 मारेंगे, न कि 6,0, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 40 में कह रहा है x बराबर 7 और y बराबर -1 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है, तो सबसे पहले देखिए x का मान 7 और y का मान -1 पहला में ही रखते हैं, तो 5 × 7 माइनस और y का मान माइनस पर दिया हुआ है तो -1 ऐसे घेर के लिखेंगे, 7 × 5 = 35 माइनस माइनस प्लस 35 और 1 36, जो कि बराबर तो आ ही रहा है, तो पहला आंसर ही करेक्ट है। 41 में कह रहा है बिंदु 12,0 स्थित है, कहाँ, तो 12,0 मतलब x,0, x,0 कहाँ होता है, x अक्ष पर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 42 में कह रहा है दोनों में माइनस है और y के निर्देशांक पूछ रहा है, तो कॉमा के पहले x निर्देशांक, कॉमा के बाद y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना है, -15, ऑप्शन नंबर बी।
43 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में था। तृतीय में क्या होता है, तीनों दोनों माइनस माइनस होता है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, दिख रहा है। उसके बाद 44 में करा बिंदु इतना का भुज। तो देखिए सबसे पहले होता है भुज, उसके बाद होता है कोटि। क्या होता है, पहले भुज उसके बाद कोटि। तो भुज क्या है, 8 है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए। 45 में करा एक बिंदु का कोटि धनात्मक होगा। तो कोटि मतलब बाद वाला, तो बाद वाला धनात्मक होता है, उसके लिए पहले आप ऐसे लिख लीजिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। देखिए बाद वाला में कहाँ कहाँ प्लस होता है, कोटि मतलब बाद वाला, तो ये प्लस यहाँ है और यहाँ पर प्लस है, क्योंकि इसमें तो देख लीजिए माइनस माइनस है। ठीक है, तो दो ही जगह है, पहला घर में और दूसरा घर में, इसलिए आप कहेंगे द्वितीय, देखिए प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, 46 में कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक। तो वाई अक्ष पर क्या होता है, 0, y, जो कि ऑप्शन नंबर सी। एक्स अक्ष पर कहता है तो x, 0। 47 में रेखा y बराबर 9 के आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरता है। तो देखिए y बराबर 9 मतलब y का मान 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर y का मान 0 है, यहाँ पर y का मान 5 है, और यहाँ पर देखेंगे तो y का मान 9 है, और यहाँ पर y का मान 7 है, तो ये हो नहीं सकता है, 5 हो नहीं सकता है, क्योंकि y का मान क्या है 9। x का मान कुछ भी हो जाए, लेकिन y का मान फिक्स 9 ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 9 में, सॉरी 9 बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। 48 में कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। मूल बिंदु मतलब 0,0 से नहीं गुजरेगा, मतलब इसमें चारों में से आपको 0,0 रखना है, कौन कौन नहीं गुजरेगा। तो देखिए अगर इसमें 0,0 रखें मतलब 0 - 0 बराबर 2, तो ये 0 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया 0,0, तो यही वाला से नहीं गुजरेगा, बाकी सबसे गुजर जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे, 0 - 0 तो 0 तो है ही, इसमें भी रखेंगे 0 + 0 बराबर 0 है ही, यहाँ रखेंगे 0 बराबर 0 तो है ही। ठीक है, तो 3 जगह से गुजर जाएगा, बट पहला ऑप्शन से गुजरेगा नहीं, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसका मतलब नहीं गुजरेगा। 49 में करा बिंदु इतना कि x अक्ष से दूरी। तो ये तो डायरेक्ट आपको याद ही होगा कि x अक्ष से दूरी y होता है और y अक्ष से दूरी x होता है। ठीक है, तो उल्टा, तो यहाँ पर आपसे x अक्ष से दूरी पूछा था, तो y का मान आपको बता देना था, ऑप्शन नंबर बी। ये y का मान क्या होगा 5, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। 50 में कह रहा है यदि रैखिक समीकरण इतना का एक हल 0,4 है तो k का मान, तो आपको x का मान 0 और y का मान 4 इसमें रख देना है। तो देखिए 4 × 0 7 × y का मान 4 बराबर में k, तो 4 में 0 से तो 0, 7 × 28 बराबर k, तो k का मान कितना है 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ओ क्वेश्चन ऑप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा और ठीक है, आपको दिख रहा। 51 में कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण a + b बराबर 126 डिग्री है, सी पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़ के कितना होता है त्रिभुज में 180, तो 180 में से आप इस 126 को घटा लीजिए, तो 10 में से 6 घटेगा 4, ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 घटेगा 5, और तो कट जाएगा 54 डिग्री, यानी कि पहला आंसर सही है। 52 में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में p का मान दिया हुआ है, q का मान दिया हुआ है, पूछ रहा है पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा। तो सबसे पहले हमें तीनों एंगल निकालना होगा, तो p और q पता है और r निकालना है, तो एक ट्रायंगल पहले आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये p है, ये q है और ये क्या है r है। p के सामने 75 डिग्री है, q के सामने आपके पास 60 डिग्री है। r निकालने के लिए तीनों 180 में से आपको घटा लेना है, तो 180 में से दोनों को जोड़ दीजिए पहले, तो 5 हो जाएगा और 7 × 6 = 13, यानी 45 डिग्री आएगा, यानी r का मान जो आ गया 45 डिग्री। अब सबसे छोटी भुजा क्या होता है, सबसे छोटे एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वही सबसे छोटी भुजा होता है। सबसे छोटा एंगल यहाँ 45 बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है PQ है, इसलिए इसका आंसर जो है आपको पहला आंसर में मानना होगा, वही छोटा है बाकी सब बराबर। 53 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ समरूप है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। सर्वांगसम होने का मतलब है संगत पार्ट इसका बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भाग बराबर होगा, तो देखिए PQ जो है XY के बराबर होगा, पहला आंसर सही है। QR ध्यान दीजिएगा, QR जो है YZ के, हाँ ये भी बराबर है। PR ऐसे देखिए PR और XZ ये भी बराबर है, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहा है PQ, तो P से Q लिए, ये पहला दूसरा लिए, तो इधर भी YZ कर दिया, तो देखिए YZ मतलब ये अलग कर दिया, आपको X से Y लिखना था, यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। 54 में करा निम्नलिखित यदि PQR में RQ बराबर RP है, कोण R 90 डिग्री है, तो कोण P क्या होगा। इसके लिए एक पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास सपोज करिए ये आपके पास P Q और R है। ठीक, अब इसमें कह रहा क्या है कि R जो है 90 डिग्री है, तो R यहाँ पर जो है वो क्या है 90 डिग्री। ठीक,
उसके बाद आर क्यू और आर पी बराबर है, आर क्यू किधर है, ये आर क्यू और पी आर ये वाला, ठीक, या आर क्यू, आर क्यू और आर पी, हाँ ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो दो भुजा अगर बराबर है तो इसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 90 है तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो आप जानते हैं तीनों को जोड़ के 180 होता है, तो यानी कि 2x प्लस 90 बराबर 180। तो 2x बराबर हो जाएगा 90, तो x बराबर हो जाएगा 45, यानी दोनों 45 आपसे पूछ रहा था p का मान, तो यहाँ पर भी 45 होगा, q का मान भी 45 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 55 में कह रहा है वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये वृत्त बनाए, दो बिंदु आप यहाँ ले लीजिए कहीं पर भी, इसको अगर आप मिलाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको जीवा कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 56 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी और कोण ए बराबर है, बीसी के मान 4 है, एसी के मान 5 है, तो ए बी क्या होगा। तो पिक्चर बनाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण सी और कोण ए बराबर है, तो सी ये वाला भुजा ये कोण और ये सी और ए बराबर है। इसका मतलब अगर ये दो कोण बराबर है, इसका मतलब ये सामने वाला भुजा भी इसका बराबर होगा, ठीक है, ये वाला और भुजा ये बराबर है, ठीक। और उसके बाद बीसी का मान 4 दिया गया, मतलब ये जो बीसी है ये 4 है, तो ये सोच लीजिए ये भी 4 होगा, और एसी के मान 5 है, यहाँ पर 5 कहा है। तो अब आप बता दीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा था, ए बी, तो ए बी का मान क्या होगा, 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नहीं, एक और प्रश्न था इस बार 57, त्रिभुज एबीसी में यदि माध्यिका बी है माध्यिका सी एफ के, तो एबीसी कौन सा त्रिभुज होता है। तो पहले सबसे पहले एक मान लीजिए ऐसा कुछ ए बी सी है, ठीक है, और कहा कि बी सी बीई माध्यिका है, मतलब यहाँ से हम एक माध्यिका खींचे जो बीई हो गया, ठीक, माध्यिका मतलब ये दोनों भुजा बराबर। माध्यिका सी एफ मतलब सी से एफ, यहाँ पे एक माध्यिका खींचे एफ, ठीक, जो कि माध्यिका है, तो ये भुजा के बराबर होगा। तो जब ऐसा होता है इसका मतलब दो भुजा निश्चित रूप से बराबर हो जाएगा, तो समबाहु बोलते हैं, समद्विबाहु मारिएगा, समद्विबाहु, हाँ ठीक तो था, समद्विबाहु। 58 में करा निम्नलिखित में से किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज आप जानते हैं चारों भुजा बराबर होता है, बट विकर्ण इसका बराबर नहीं होता। समांतर चतुर्भुज जानते हैं कि आमने सामने वाला भुजा बराबर, ये आप मारेंगे आयत में, ठीक है। 59 में एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड में बनने वाला कोण क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, यहाँ पर एक त्रिज्यखंड का मतलब आपको बताए थे ये वाला, ठीक, ये जो यहाँ पर मान लीजिए थीटा, ये छोटा सा पार्ट होता है, ठीक, लघु वृत्त, लघु मतलब छोटा, तो छोटा में क्या आ सकता है, थीटा है, तो ये बनने वाला अधिक कोण तो होगा नहीं, क्योंकि बड़ा वाला एंगल ये है, ठीक, तो बड़ा वाला तो अधिक लघु दीर्घ हो जाएगा, आपसे लघु पूछ रहा है, तो समकोण हो सकता है और न्यून कोण भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना चाहिए। 60 डिग्री, 60 क्वेश्चन नंबर 60, एक समचतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए समचतुर्भुज अगर हम मान लीजिए एक बना दे ऐसे, ठीक है, समचतुर्भुज अगर हम बनाएं तो ये चारों भुजा बराबर, तो इसके मध्य बिंदु से अगर हम ऐसे मिलाएं तो ये हमें एक ऐसे, ठीक है, ये हमें एक आयत के रूप में थोड़ा सा झुका, अभी आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन अब समांतर समचतुर्भुज पहले बनाना है, उसके आसन मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आयत आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 61 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया गया है, ठीक है, तीनों कोण, और आपसे चौथा पूछ रहा है। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो 360 में से आपको ये तीनों को जोड़ के घटा लेना है। तो जोड़िए, 7 अदू 9, 9 4 13 के 3 हो गया, हासिल 1, 9 8 17, 17 1 18, 18 1 19, हासिल 1, और 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी 293 तीनों को जोड़ कर आएगा, 360 में से इसको घटा लेना है। तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा, ये 5, 5 में 15 में से 9 घटेगा तो 6, 67 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। 62 में ए और बी भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल अगर P है, ए और बी भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल Q है, तो दोनों क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका भुजा ए बी है, मान लीजिए ए है और ये बी है। अब एक आयत बनाते हैं, तो यहाँ से अगर हम ऐसे लंब डालें, यहाँ से अगर हम ऐसे, ठीक है, तो ये जो आपके पास एक आयत बनेगी वाला, और इस भुजा को मिलाएंगे तो आयत बनेगा, ठीक। अभी दोनों का क्षेत्रफल जो है ना आपस में बराबर ही होता है, इसीलिए आप P बराबर क्या कहेंगे, Q कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए।
63 में अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर अगर सर्वांगसम है तो कोण बी किसके बराबर, तो संगत भाग बराबर होता है, तो कोण बी जो है वह कोण क्यू के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 64 में कह रहा है दो सरल रेखा पीक्यू और आर एस एक दूसरे को ओ पर काटती है, यदि इतना बराबर 272 डिग्री तो कोण क्यू ओ एस। तो सबसे पहले पिक्चर ही मेन है इसका, ऐसे एक बना लिए, नाम देना पड़ेगा पी क्यू। देखिए ये है पी क्यू और एक मान लीजिए कि आपके पास आर एस है, ये आर और एस। क्या क्या दिया गया है देखिएगा, बीच में ओ है, ठीक। अब थोड़ा सा कलर को करते हैं चेंज। देखिए पहले है पी ओ आर, तो पी ओ आर ये वाला एंगल, आर ओ क्यू ये वाला एंगल, और पी ओ एस ये वाला, ठीक, ये वाला, ये तीनों जोड़कर कितना दिया गया है 272। तो पूछ रहा है चौथा जो बच गया कितना होगा, तो आप जानते हैं कि ये पूरा सर्कल अगर निर्माण करे तो 360 बनेगा, तो 360 में से आपको 272 घटा लेना। तो 10 में से 2 घटेगा 8, ये हो जाएगा आपका 5, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 घटेगा तो 8 रह जाएगा, 88 डिग्री आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 65 में कह रहा है त्रिभुज डी एफ में अगर डी 60 है, ई 80 है, तो ई और एफ के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो ई ओ एफ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, एक मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई और एफ, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है, सो ध्यान से देखिएगा, डी का मान 60 डिग्री है, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है 60 है, ई का मान 80 है, ई कहाँ, ये आपके पास 80 है, और ई और एफ का अर्धक मतलब बीच में ऐसे मिलाएंगे, अर्धक मतलब इस तरह से, ये जो एंगल है ये दोनों बराबर बराबर अर्धक हो गया, तो यहाँ पर ओ पर मिलता है। तो पूछ रहा है ई ओ एफ ये जो एंगल बन रहा है अंदर में वो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है 90 प्लस इस एंगल अपोजिट जो एंगल है यानी डी बाई 2 के बराबर होगा। तो 90 तो रहेगा, डी जो एंगल बन रहा है 60 है, 60 का आधा यानी कि 30, तो 9 3 हो जाता है 12, 120 डिग्री। ये बाहर बनेगा तो 90 माइनस डी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। 66 में करा चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल क्या होगा, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल आप जानते हैं कि 360 होता है। 67 यदि एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है या एक ही आधार पर है, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी है, तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज, मान लीजिए कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज ऐसे हम बना लिए, अब यहाँ से हम एक त्रिभुज ऐसे निर्माण कर, देखिए दोनों का आधार एक ही ले लिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज छोटा होगा मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दुगुना होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दुगुना होता है त्रिभुज से। तो मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल x है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 2x होगा, है ना। पहले आपको त्रिभुज है, बाद में समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब x बटे 2x है तो x कटेगा, तो 1/2 मतलब 1:2 इसके रूप में आना चाहिए। 68 में कह रहा है दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो यहाँ से अगर आप रेखा खींचेगा तो केवल और केवल एक ही रेखा आप खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 69 में देखिए अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होता है, तो जैसा कि आपको पता होगा अर्धवृत्त का कोण समझिएगा, ये आपके पास एक अर्धवृत्त बन गया। अब यहाँ से कहीं पर भी आप एंगल बनाइएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम ये अर्धवृत्त ऐसे बनाए, तो ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है अर्धवृत्त पर। कहीं पर भी आप एंगल बना लीजिए, जैसे यहाँ पर बना लीजिए, अब यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो ये भी आपका क्या बनेगा 90 डिग्री, कहीं पर भी, ठीक है। तो 90 डिग्री होता है, तो 90 मतलब एक समकोण के बराबर होगा, एक समकोण, ठीक है। 180 रहता है तो 2 समकोण, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए मारना है। 70 में करा पाइथागोरस निम्नलिखित में किसका छात्र था, ठीक है। तो ये थेल्स के बाद ही पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, तो थेल्स पर में ये क्लास 10th में आप जाकर देखेंगे। 71 में एक पिरामिड के पास जो फलक है वो पिरामिड आप देखे होंगे कुछ इस तरह से आपके पास नजर आएगा पिरामिड, ठीक है। तो ये जो होता है वो त्रिभुज के मतलब बना होता है त्रिभुज को, तो ऑप्शन डी मारेंगे। 72 त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है 67 है, बी जो है 63 है, और सी क्या होता है 180 में से दोनों को जोड़ के घटा लीजिए, तो 7 3 10, 7 6 6 12, 1 हो जाएगा 13, ठीक। 180 में से 130 घटाएंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 73 देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इतना विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना 176 दिए हुए, ठीक है। अब 1/2 रहेगा, d1 मतलब पहला विकर्ण आपके पास 22 है, दूसरा विकर्ण नहीं पता है जो कि पता करना है, तो आप काट सकते हैं इसको 2 11 बार में। अब 11 से इसको आप काट दीजिए, तो 11 में 11
बचेगा आपके पास 6, 11 छक 66, मतलब 16 बार में कट जाएगा, तो D2 का मान आ जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 74 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो जैसा कि आपको पता है अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13 ऐसे करके, तो ये 6 तो होता नहीं है, 10 होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट है, 5 तो होता है। 75 में देखिए यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH है तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो घनाभ जो होता है कुछ ईंटे का आकार का होता है ऐसे, ठीक है ये। अब जब इसका विकर्ण हम निकालते हैं तो इसके लिए तो अब फॉर्मूला ही याद होगा आपको, L² प्लस B² प्लस में H² अंडर रूट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। 76 में कह रहा है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, कितना है 216, इसको काटिए 6 से, तो 6 3 18, 3 बचा 6 चक 36, यानी A² अगर 36 के बराबर तो A का मान कह सकते हैं कि 6 आएगा। अब पूछ रहा है इसके कोण की लंबाई, वही भुजा की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 77 में घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो घनाभ आप देखे हैं, ये एक पहले घनाभ एक बार फिर से देखिए, इस तरह से घनाभ बना लिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए घनाभ में अगर पृष्ठ गिनेंगे क्षेत्रफल वाला, तो देखिए एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड तो एक उस साइड भी होगा, फिर एक इस साइड तो एक इस साइड भी होगा, तो कितने हो गए देख लीजिए एक बार फिर से, 2 गो 2 4 और 2 6 गो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 78 में 22 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो व्यास 22 है तो त्रिज्या हो जाएगा 11, क्योंकि आधा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई तो रहेगा, r के मान 11 रख दीजिए, 11 का स्क्वायर, क्योंकि पाई सब में है देखिए, तो पाई का मान आपको रखने की जरूरत नहीं है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और ये पाई तो रहेगा, पहला आंसर ये आपका करेक्ट है। 79 नंबर देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो बस ये क्षेत्रफल है तो त्रिज्या में वर्गमूल निकाल देना है, 100 का वर्गमूल 10 और 121 का वर्गमूल होता है 11, तो 10:11, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 80 में करें यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² है और ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होता है, तो देखिए बेलन आप समझते हैं, ये आपका बेलन है, ठीक। बेलन का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का जनरली आप जानते हो कि क्या होता है πr² होता है, तो यहाँ पर कैपिटल R लिखा है तो कैपिटल R ही आप लिखेंगे, तो इसलिए पहला आंसर में ही आपको टिक करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब या घन इकाई। 81 में करें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना दिया हुआ है तो इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है 64 √3 से √3 कटेगा तो A² बराबर आ जाएगा 64 में 4 से गुना कर देंगे तो 64 गुने 4। अब हमें वर्गमूल निकालना है तो रूट लगा दीजिए इधर, 64 गुने 4, 64 का 8 होता है, 4 का 2 यानी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर भुजा आ गया। बट आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है यानी 3 है, तो 3 गुने 16 16 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर आपका भुजा आ जाएगा। 82 में कह रहा है 1 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है 1/3 पाई रहेगा, r मतलब त्रिज्या यहाँ पर a है तो a², h के मान कितना है b है तो b लिख देंगे। अब मिला सकते हैं कौन सा आंसर आपको होगा, ऑप्शन नंबर बी। 83 में कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई अगर 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु जैसा कि आप देख लीजिए एक बार, ये आपके पास शंकु है तो ये होता है h, ये होता है r और ये होता है l, यानी ये 90 डिग्री बनता है, तो ये कर्ण होता है, तो ऊंचाई दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है, तो l बराबर आप पढ़ेंगे √h² प्लस r²। अब निकाल दीजिए 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ जाड़ करिएगा तो 2 1 3 1 400 पक्का पक्की 400 का वर्गमूल होता है 20, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं पहला। 84 में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धगोला जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक। तो अर्धगोला में अगर गोला का कहता तो 4 πr² होता है, अर्धगोला में आधा मतलब 2 πr², लेकिन नहीं, क्योंकि एक ई वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा और ऐड हो जाता है यानी πr² इसमें, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 3 πr² होता है, ठीक। तो 3 πr² में आपको मान रखना पड़ेगा। अब रखिए तो 3 गुने पाई का मान 22/7, या पाई नहीं दे पाई का मान तो रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई के रूप में ही आंसर आपको सब में दिख रहा है, देखिए
ठीक है, तो पाई नहीं रखेंगे तो पाई के पाई छोड़ देंगे। और आर का मान यहाँ देख लीजिए 6 है तो 6 रख दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 तिहाई कितना होता है 108 पाई। तो कहाँ है 108 पाई, ये ऑप्शन नंबर सी। 84 के बाद 85 देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन तक भुजा क्या होता है, भुजा क्यू होता है। और भुजा क्यू मतलब 8 का क्यू कर देंगे तो 8 के 64, और 64 में 8 से गुना कर दीजिए। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 छक 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर बी। 86 में कह रहे यदि दो घनों के कोरों का अनुपात मतलब दो घन के भुजा का अनुपात दिया हुआ है, पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो दोनों में 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब दोनों को बढ़कर 6 से 6 तो कट ही जाएगा, बस आपको भुजा का स्क्वायर कर देना, मतलब ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4:9 आ जाएगा, 4:9, ऑप्शन नंबर बी। 87 में एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, समान है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है तो सारा सेम ही रह जाएगा, पाई से पाई कट ही जाएगा तो सीधा सीधा बचेगा 1/3, और 1/3 कहने का मतलब अनुपात में लिखेंगे तो 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी। पहले क्योंकि शंकु था और बटा में बेलन। 88 में करे गोला का आकार कैसा होता है, तो गोला अगर आप देखेंगे तो इसमें तीनों होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये त्रिविमीय कहलाता है, ऑप्शन बी। 89 नंबर सवाल देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब 14 है तो डी का मान अगर 14 है तो आर बराबर हो जाएगा 7 आधा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान रखना है इस बार 22/7 और आर के मान 7, 7 से 7 कटेगा 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर बी। 90 में कह रहा है ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस जो है अर्ध परिमाप है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऑप्शन नंबर सी। 91 में निम्नलिखित में किस आंकड़े की माध्यिका और बहुलक समान है, तो सबसे पहले सबका निकालना होगा, तो पहले माध्यिका निकालिए। माध्यिका मतलब दोनों तरफ से पहले जोड़ा लगाया तो एक एक, पहला क्वेश्चन को ही बनाते हैं, पहला दोनों पर तरफ लग गया तो एक, इसका माध्यिका का मान आ गया 4। बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार लिखल है, तो 4 ही 2 बार लिखल है तो बहुलक भी इसका 4 ही आएगा। बहुलक भी 4 है और माध्यिका भी 4 है, दोनों समान कह रहा था तो पहला आंसर में ही आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा में क्यों नहीं, क्योंकि अगर माध्यिका निकाले इसका तो ये 5 हो जाएगा और बहुलक 4 है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी क्यों गलत है से समझिए, अगर माध्यिका देखे तो 6 है और बहुलक देखे तो 7 है, जो कि अलग है। इसका माध्यिका 4 है और अगर बहुलक देखे तो 3 है, ठीक है, तो समान कौन सा, पहला ऑप्शन है। 92 में देखिएगा x1 x2 डॉट 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 xn का माध्य इतना है, इतना का माध्य इतना है, तो पूछ रहा है सबको एक क्रम में सजा दिया है, ठीक है, तो माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि माध्य का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn जो है बट्टा में n बराबर क्या है, माध्य को ऐसे लिखा, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में xn अगर लिखें तो ये n से इसको गुना कर देंगे तो n, ये n x बार हो जाएगा, मतलब ये समीकरण 1 बन गया। सेम उसी तरह से y वाला अगर लिखेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn जो हो जाएगा n y पर बार, ये समीकरण 2 बन जाएगा, क्योंकि इसका भी माध्य जब निकालेंगे इसका भी माध्य तो ऐसा ही लिखेंगे। अब आपसे पूछ के आ रहा है सबको क्रम में सजा दिया, मतलब सबको जोड़ दीजिए इस बार, तो सबको जब जोड़ेंगे तो आपके पास ये बटा ये आएगा, मतलब n x बार प्लस n y बार, और बटा में क्या हो जाएगा, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, पहले तो n गो संख्या था, अब इसमें y वाला भी n गो और x वाला भी n गो तो 2n हो जाएगा, तो बटा में आप 2n लिखेंगे। n कॉमन लेके तो आप काट दीजिएगा, x बार प्लस y बार, अब बटा में 2n है तो n से n तक कट जाएगा, तो बचेगा क्या x बार प्लस y बार बटा 2, मतलब दोनों माध्य के योग बटा 2, ऑप्शन नंबर बी। 93 में कह रहे हैं आंकड़ा इतना का बहुलक क्या है, तो बहुलक क्या होता है, सबसे जो ज्यादा बार लिखल गया है, तो देखिए 13 13 13 3 बार है, बाकी सब 2 ही बार या 1 बार होगा, इसलिए बहुलक हो जाएगा आपका 13, ऑप्शन नंबर सी। 94 में इतना का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 110 और 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पक्का पक्की 200 और बटा में 2 काटेंगे तो कितना आएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी। या 90 और 110 के बीच में आप जानते हैं कि 100 होता है तो वो वर्ग चिन्ह होगा। 95 में कह रहा है किसी आंकड़े का उच्चतम मान 85 है, परिसर 20 है, तो निम्नतम मान क्या होगा, तो देखिए पहले इधर 85 है और यहाँ से यहाँ अंतर करके आपको 20 आया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोच सकते हैं कि 85 में से 20 घटा लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा 65,
ठीक, आप सोच लीजिए बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 85 में से अगर 65 घटाएंगे तो 20 आ ही जाएगा, तो आपको 65 में टिक करना। 96 में से वर्ग अंतरालता की माप, वर्ग माप का मतलब ये कितना कितना बढ़ रहा है, 40 से 50 हुआ तो कितना का अंतर है, तो 10 का, ऑप्शन नंबर सी। 97 में करें दो पासों की उछालों में संभव परिणाम, तो देखिए एक पासा को अगर हम उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है, ठीक है। दूसरा पासा फिर से उछाले तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो पहला में भी 6 गो है, दूसरा में भी 6 गो, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 गो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 98 में करा निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो प्रायिकता का मान आपको बताए थे कि प्रायिकता का मान जो है वो 0 से लेके 1 तक ही होता है, न 0 से कम होता है न 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए 1.5 है, मतलब 1 से ज़्यादा है जो हो नहीं सकता है, 2 तो कभी होगा नहीं, -1/2 मतलब माइनस में प्रायिकता तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 हो सकता है, ठीक है। 99 में कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर चित आने की, तो देखिए सिक्का जब उछालते हैं तो उसमें HT दो ही चीज होता है, H या T, तो नीचा में तो 2 रहेगा। आपसे चित की बात किया है मतलब हेड, तो ऊपर में 1/2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला। पट भी पूछता तो भी 1/2 ही होता है। लास्ट 100 नंबर को सवाल देखेंगे, एक पासे को फेंक में संख्या 5 आना, तो जैसा कि आपको पता है एक पासा जब बीकते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक होता है, तो नंबर पूरा क्या हुआ है 6 गो, तो बटा में आपको 6 लिखना है। 5 आना चाहिए, मतलब ये वाला 5 आए तो कितनी बार, एक ही चांस 5 आने का है, तो इसलिए ऊपर में 1 रहेगा और बटा में 6 रहेगा, 1/6। ये देखिए कभी 6 तो मारेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये था आप लोग का 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो है आप लोग को 2 अंक वाला सवाल और 5 अंक वाला जो सवाल है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आप संभवतः मिला लिए होंगे कि आपका कितना सही है, तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।